ओबीएस दिखा देना मुझे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूल का मैंने डिस्कशन बोला था ना, पहले कर लेते हैं मॉड्यूल का डिस्कशन। आ जाओ भाई, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पे आ जाओ। मॉड्यूल का डिस्कशन कर लेते हैं पहले। हाँ भाई, टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आप मुझे सबसे पहले 1 से लेके 7 तक बता दीजिए। 1 से 7 डाउट्स। टॉपिक कितने लोग करके आए हैं, ईमानदारी से बता दो, कितने लोग करके आए हैं। बस इन्हीं इन्हीं लोगों को बताऊंगा आज। आखिरी लास्ट डिस्कशन है मेरा, अगली बार से कोई भी पूछने आएगा भाड़ में जाओ। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 कोई डाउट्स? कितना? तुम लोग अगर अपने लिए सीरियस नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। बताइए कौन सा डाउट है? 1 से 7 में कोई डाउट है? ट्रिग्नोमेट्री वाले में टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 1 से 7 कोई डाउट है? कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। 8 से लेकर 10, 8 9 10 कोई डाउट है? नहीं है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहो बढ़िया तरीके से। 11 से 15 कोई डाउट है? 11 से 15 कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। 16 से लेकर, मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा आज के बाद, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। जिससे पूछना पूछो आप। बताइए। 11 का 8, 11 का क्वेश्चन नंबर 8। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 का 8th पार्ट। तो 5th 6th 7th ई की बार एक्स साइन एक्स वाला कह रहा है क्या? अरे टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा हूँ यार, कहाँ सो रहा है क्या? टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ पहले। टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज में क्वेश्चन नंबर 11, 11 का 8 ई की बार एक्स साइन एक्स है। हाँ यार इधर था। क्वेश्चन नंबर 11 का 8। अच्छा वो ई की बार एक्स है भाई, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ई की बार एक्स साइन एक्स है, अब कर लेगा। ई की बार एक्स साइन एक्स है, कर लेगा अब? ठीक है। 11 से 15 में और कोई डाउट है? 11 से 15 कोई डाउट? जी बताइए। 14 में डाउट है? ठीक है भाई, 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। सारे सारे पार्ट्स बताऊं क्या? चारों पार्ट्स बताऊं? चारों पार्ट्स बताने हैं क्या 14 में? अरे लल्लू लाल, यही नहीं पता। डी वाई बाई डी एक्स बताना है एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट, वाई की वैल्यू दे रखी है अपने को 6x² - 4x + 3। क्या तरीका होगा इसको करने का? डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 12x - 4। अपने को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितने पे निकालनी है? एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 आ जाएगी। तो पहले पार्ट का आंसर है -4। एक्स को 0 पुट करना था, एक्स को 0 पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? अरे क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दे रखा है y इज इक्वल टू 3x² + 2x - 5। कैसे करोगे? ध्यान से देखना। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, किसकी इक्वल आ जाएगा? 6x + 2। अपने को किस पे निकालनी है? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
टू। ये लास्ट वार्निंग है आप लोगों के लिए, अगली बार आप साफ बाहर निकलोगे अगर आप क्लास में करके नहीं लेके आओगे। मैं अपनी क्लास में एंटरटेन नहीं करूंगा बिल्कुल भी नॉन सीरियस बच्चों को, नहीं पढ़ना भाड़ में जाओ। मैं अपनी क्लास में बिल्कुल एंटरटेन नहीं करने वाला। समझ में आई आपको बात? क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई है? अगली बार से होमवर्क नहीं मिलेगा, पूरी क्लास की छुट्टी कर दूंगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही? मत आना नहीं तो क्लास के अंदर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, इट शुड बी क्लियर। तो बैंड बजा दूंगा तुम लोग के। लोगों ने जितना मस्ती ली हुई है ना क्लास के अंदर, कुछ पढ़ते लिखते हो नहीं घर पे जाके। हंस क्यों रहा है? लोग सुना रहा हूं यहाँ पे बैठ के। होमवर्क करा ही नहीं करा? उठ, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जा। हंस क्यों रहा था? होमवर्क करा ही नहीं करा? इधर आ, बाहर आ। होमवर्क करा या नहीं करा? होमवर्क करा है? कब से आ रहा है क्लास में? है? एक नंबर के मतलब ना बिल्कुल एकदम निहायत गधे इंसान है सारे बैठे हुए यहाँ पे। बैठ जा पागल इंसान। पढ़ना लिखना है नहीं, बस आ गए हैं मुंह उठा के। इनकी आएगी नीट के अंदर है, ऐसे बनेंगे ये लोग डॉक्टर। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अपने को निकालनी है एक्स इज इक्वल टू 0 पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? क्या मैं वाई स्क्वायर को 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 16 माइनस, बताइए, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? कैसे निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स? बताइए सर, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालूं बोलो? इसी में दिक्कत थी। चेन रूल आता है लगाना? पहले पावर होगी तो क्या हो जाएगा? पावर आगे आ जाएगी 1/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, बताइए 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? 1/2 माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2x। तो कितना आ जाएगा ये? इसका डिफरेंशिएशन कितना निकल के आया? 2 ने 2 को मार दिया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? माइनस का x, हाँ ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। क्लियर है? ये नीचे जाएगा नहीं जाएगा? तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, विच इज बेसिकली रूट। अब एक्स को 0 पुट करो जरा, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को 0 पुट करो, बताइए डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? क्या 0 की इक्वल आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ओवरऑल टर्म क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ऐसी फोर्थ वाला भी कर लोगे क्या? कर लोगे आप फोर्थ वाला भी? फोर्थ वाला खुद ट्राई करके देखना, तरीका मैंने बता दिया है। और बताइए 15 तक, 13 का 5, 13 का 5, आइए 13 का 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का 5th पार्ट बोल रखा है, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और सेकंड डेरिवेटिव का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको वैल्यू दे रखी है 13 के 5th की बात कर रहे हैं, ये वाला ना, आर की वैल्यू वाला ना। तो 12 बाय थीटा माइनस 4 बाय थीटा क्यूब प्लस 1 बाय थीटा की पावर 4, ये आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे डिफरेंशिएट? डी आर बाई डी थीटा करेंगे। कैसे करेंगे? ये बहुत सिंपल है यार। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू थीटा की पावर -1, ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू थीटा की पावर -3 और प्लस 1 अपॉन थीटा की पावर -4 आ जाएगा। अब लगा दो इसको डिफरेंशिएशन पे, कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय
थीटा की पावर -1 का हो जाएगा -1 इंटू थीटा की पावर -2 माइनस का 4 इंटू -3 इंटू थीटा की पावर -4 माइनस का 4 इंटू थीटा की पावर -5। तो ये कितना हो जाएगा -12 थीटा की पावर -2 प्लस का 12 थीटा की पावर -4 माइनस का 4 थीटा की पावर -5। ये एक बार डिफरेंशिएशन करा। अब क्या इसका मैं फिर से डिफरेंशिएशन कर दूं? तो डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 12 मल्टीप्लाइड बाय थीटा की पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2 थीटा की पावर -3 प्लस 12 इंटू प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय -4 थीटा की पावर -5 -4 इंटू -5 थीटा की पावर -6। लगाओ तो आ गया आंसर 24 थीटा की पावर -3 -48 थीटा की पावर -5 प्लस 20 थीटा की पावर -6। कर लोगे? तो डिफरेंशिएशंस कर लिए। और बताइए 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा पार्ट? x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2। चलिए इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। आइए बैठे रहो तुम लोग गधों, कुछ ना होने वाला तुम लोग का। तुम लोग नहीं करके आए हैं सही में यार। ये वाला है क्या? x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2। अब देखो जरा इसमें क्या करना है अपने को। इसको करने का एक तरीका बताता हूँ। एक बात बताओ जरा, क्या यहाँ पे x y के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो रहा है? बताओ यार जल्दी। यहाँ पे x y के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मुझे dx बाय dy करना ज्यादा आसान है या dy बाय dx करना आसान? मेरे लिए dx बाय dy करना ज्यादा आसान लग रहा है मुझे, तो मैं कर देता हूँ dx बाय dy। मुझे निकालना dy बाय dx है, लेकिन अगर मैं dx बाय dy करके उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? तो dx बाय dy करते हैं। बताइए इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या आ जाएगा? 4y। मुझे चाहिए था क्या? तो व्हाट इज dy बाय dx? 1/4y। खत्म। बस मुझे ये बता दे कि आंसर x के टर्म्स में दे रखा है कि y के टर्म्स में। अगर y के टर्म्स में दे रखा है तो ये आंसर है, और अगर x के टर्म्स में दे रखा है तो फिर निकालते हैं। x के टर्म्स में दे रखा है तो x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? क्या यहां से 2y स्क्वायर की वैल्यू 2y स्क्वायर को क्या मैं x माइनस 2 लिख सकता हूं? अरे बोलो यार। तो मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/4 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? आपको x की वैल्यू पुट करनी थी। अगर y के टर्म्स में दे रखा होता तो 1/4y आंसर है। 12 का 19 16 17 18 x इज इक्वल टू 4 ln y प्लस 6। यहां पे भी वही करना है, dx बाय dy निकाल दो, उसका उल्टा कर दो। अरे यार ये आ जा। क्वेश्चन नंबर 19 x इज इक्वल टू, अगले पेज पे करते हैं। 19 x इज इक्वल टू दे रखा है, ये तो 9 हो गया। x इज इक्वल टू दे रखा है 4 ln y प्लस 6। 4 ln y प्लस 6 कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। क्या करें इसको? dx बाय dy कर देते हैं यार, वो मुझे आसान लग रहा है ज्यादा करना। तो dx बाय dy करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 बाहर आ गया, ln y का डिफरेंशिएशन 1/y, तो 4 इंटू 1/y प्लस 6 का डिफरेंशिएशन। तो dx बाय dy की वैल्यू आ रही है 4/y। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ रही है? y/4। आंसर बता दे बस किसके टर्म्स में दे रखा है, चेक तो कर ले। x के जल्दी बता। x के टर्म में दे रखा है, चला फिर कन्वर्ट करते हैं, आओ थोड़ी मेहनत करें। 4 ln y को क्या लिख सकते हैं? x माइनस 6 लिख सकते हैं। अरे बोलो यार। तो मैं ln y को क्या लिख सकता हूं? ln y को मैं log बेस ही लिख सकता हूं क्या?
लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय फोर। समझ में आ गया। अब y कैसे निकालूं यहां से बताना जरा, ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। बताओ पहले आप मुझे ये बताओ, log x बेस ई इज इक्वल टू अगर y है इसका मतलब क्या है। मैंने इसका मतलब समझाया था बहुत बढ़िया तरीके से, क्या मतलब है जल्दी बताओ। इसकी पावर y, ई की पावर y। तो अब इसको बता जरा, अब ये बता जरा जल्दी से। नहीं अब तू बता, बता क्या करूं, कैसे लिखूं। ई की पावर x माइनस एक्स बाय फोर इज इक्वल टू वाई। क्या वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लूंगा। बताओ, ये अच्छा तरीका था करने का, मतलब ये दिस इज अ बेटर अप्रोच में लॉग वॉग सब यूज हुआ है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। बढ़िया क्वेश्चन था। अरे क्लियर है। और बताइए 15 तक हो गए। 16 कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस अभी नहीं करने हैं, हाँ ये तो कर सकते हो। हाँ 18 नंबर बताते हैं आपको, आइए 18 नंबर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रखा है इन्होंने, डिटरमाइन द पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अपने को नहीं लेना देना कुछ। पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख लो 100 माइनस 50x प्लस 1000x²। आपको पोजीशन बतानी है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। क्या कंडीशन होती है किसी भी चीज को मिनिमम करने की, सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करेंगे बताइए। पहला स्टेप क्या होगा, क्या करें बोलिए, डी यू बाय डी एक्स निकालेंगे। चलो निकालो डी यू बाई डी एक्स, बताओ कितना आएगा। डी यू बाई डी एक्स निकालिए, बताइए कितना आएगा। माइनस का 50 प्लस का 2000x शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा x, ये आ जाएगा 50 डिवाइड, सॉरी हाँ सही है, 50 डिवाइडेड बाय 2000 कितना आ जाएगा ये, 1/40। अब हम डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ये भी तो चेक करते हैं मिनिमम है या मैक्सिमम है। डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, कितना आ जाएगा 2000। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि मैक्सिमा है, क्या यही पूछा जा रहा था अपने से। यही आंसर है 1/40, देख लो एक बार चेक करो, 1/40 इज द आंसर। इंटीग्रेशन करा है आप लोगों ने सॉल्व, नहीं करा है, चलो इंटीग्रेशन से मैं कल डिस्कस करूंगा। आपका अगला होमवर्क सुन लीजिए, हाँ जी 12 का 15, कोई नहीं इंटीग्रेशन कल डिस्कस कर लेंगे। सुनिएगा 12 का 15, 12 का किधर गया ये, y इज इक्वल टू 1/√6x² वाला, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/√6x² प्लस 2x प्लस 3। कैसे करेंगे इसको देखो जरा, चेन रूल का एप्लीकेशन है। क्या मैं लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 1/6x² प्लस 2x प्लस 3 की पावर, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर -1/2 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6x² प्लस 2x प्लस 3 की पावर -1/2।
अरे क्लियर है? अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या होगा dy बाई डी एक्स? क्या -1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 6x² प्लस 2x प्लस 3 की पावर -3/2 मल्टीप्लाइड बाय, क्या अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा? कितना होगा अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बताओ? 12x प्लस 2, दैट इज आंसर। ठीक है, अब इसको तुम चाहो तो नीचे 3/2 लेके जा सकते हो, वो मैनिपुलेट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तक सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 तक मेरा डिस्कशन हो गया कंप्लीट। तुम में से कोई भी बच्चा अगर नीचे आया, आई विल नॉट एंटरटेन दैट स्टूडेंट। मेरी तरफ से डिस्कशन कंप्लीट हो गया। और दूसरी बात, तो मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं ये बात, मुझे भीड़ भड़का नहीं चाहिए। मैं 2 बच्चों को पढ़ाऊंगा बट वो सॉलिड होने चाहिए। अगली बार का होमवर्क की डेट बता रहा हूं, करके आओगे तो आना, नहीं तो होमवर्क चेकिंग होगी। अगर पकड़ लिए गए तो मैं खुद भेज दूंगा घर के बाहर। समझ में आ रही है? घर के बाहर नहीं, क्लास के बाहर, सॉरी। क्या आपको बात समझ में आई है? आप अपने लिए स्ट्रिक्ट नहीं है तो मैं आपके लिए स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। तुम्हें गालियां देनी है मुझे, तुम्हें मुझे राक्षस बोलना है, तुम्हें मुझे जो बोलना है तुम बोलो, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा सिलेक्शन कराना है। समझ में आ रही है बात? तुम मुझे झेल सकते हो तो बैठो, नहीं झेल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आई आपके बात? आपको डेट बता देता हूँ, अगली क्लास से वही बच्चे आना जिन्होंने होमवर्क करा होगा। सिंपल सी बात है, जो बच्चे खुद मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है उनके ऊपर मैं बिल्कुल भी अपना वक्त जाया नहीं करने वाला। मेरा टाइम तुम्हारे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपने टाइम की फिक्र नहीं है, मुझे अपने टाइम की फिक्र है। तो तुम्हें नहीं आना मत आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट मेरी क्लास में वही बच्चा बैठेगा जो सीरियस है। क्वेश्चन का ये होमवर्क सुन लो जरा, टॉपिक वाइज आपको डिस्कस करने में होमवर्क लिख भी देता हूं यहाँ पे। अगला होमवर्क आपका बेसिक मैथ्स, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 39 तक। 39 भी क्या, तुम 44 ही कर लो, कोई अगर डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 44 तक आपको ये डिस्कस करना है, ये कैलकुलेट करके आने हैं। ठीक है, इतना दे रहा हूं होमवर्क। अब जल्दी से तुम खुद ही मुझे बता दो कितना टाइम चाहिए, जल्दी बता दो। परसों कर लें डिस्कस, आज क्या है, ट्यूसडे, आज है 20 तारीख, थर्सडे को कर लेते हैं डिस्कस। कर लोगे तब तक? बोलो क्या, चलो फ्राइडे को कर लेते हैं, फ्राइडे को कर लेते हैं। फ्राइडे तक आप ये वाला कंप्लीट कर लेंगे तब तक? फ्राइडे तक का आपके पास टाइम है, फ्राइडे तक आप ये वाला कंप्लीट करिए क्वेश्चंस। और आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं करके आएंगे तो प्लीज मत आइएगा मेरी क्लास में। मैं आपके चेहरे देख के ना, मैं बहुत ज्यादा आपकी क्लास में फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, क्योंकि आप लोग अपने लिए सीरियस नहीं है। और मैं नॉन सीरियस बच्चों को, मुझे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने खूब बच्चे पढ़ा लिए हैं, अब मुझे कोई भी नॉन सीरियस बच्चे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, प्लीज मेरे क्लास में मत बैठो। इसलिए मत बैठो क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तुम्हें देख के। तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो के चक्कर में जो अच्छे बच्चे हैं उनकी भी बैंड बज जाती है। चलिए भाई, तो होमवर्क आपका ये है और हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे फ्राइडे को। अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, इतने कम क्वेश्चन के लिए 3 दिन दे रहा हूँ तुम्हें करने के लिए। के बाद भी अगर नहीं करके आओगे तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा बैठने का। फ्राइडे को आपको डिस्कस करना है। आइए बढ़े आगे, चलिए आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिखिए वेक्टर्स। अगर कोई नया बच्चा आया है वो भी आज से अटेंड कर सकता है, बिल्कुल अलग टॉपिक है। बेसिक मैथ्स हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट, अब हम लोग वेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? बढ़िया तरीके से सीखेंगे सारी बातें। व्हाट इज वेक्टर? देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप 2 चीजों में ब्रेक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है,
फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मैंने आपको ये बात बताई भी थी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज मेनली दो कैटेगरी की होती हैं, या तो उनको स्केलर की कैटेगरी में ब्रेक करा जाएगा, या फिर उनको किसकी कैटेगरी में ब्रेक करा जाएगा, वेक्टर की कैटेगरी में ब्रेक करा जाएगा। या तो स्केलर की कैटेगरी में रखा जाएगा या फिर वेक्टर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनके बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर मुझे किसी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए पूरी तरीके से, और अगर मैं तुम्हें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दे दूं उस क्वांटिटी का, और उस मैग्नीट्यूड देने से मुझे उसके बारे में सब कुछ पता लग जाए, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ उनका नाप तोल पता लग जाए अपना आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है। मैंने बोला यार 20, आपका जो मास है वो मान लेते हैं 20 केजी है। कितना केजी है? अब 20 केजी, अब मैं आपसे ये थोड़ा ना बोलूंगा कि आपका मास 20 केजी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में 20 केजी है या साउथ के डायरेक्शन में 20 केजी है? 20 केजी है। भाई अगर मुझे मास के बारे में बताना है तो क्या मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दूंगा मास का, तो क्या मेरा काम चल जाएगा, यस और नो? अगर मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि मुझे बेसिकली कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मैंने बोला मैंने 400 मीटर ट्रेवल करा, तो क्या 400 मीटर मुझे डिस्टेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यस और नो? बिल्कुल दे रहा है। 400 मीटर देने के, जब मैंने आपको बोला कि 400 मीटर मैंने ट्रेवल करा, इसका मतलब मेरा जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, 400 मीटर है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दोगे तो आपका काम चल जाएगा। ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटीज। क्या आपको ये बात समझ में आई? वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होंगी? ऐसी क्वांटिटीज जिसको बताने के लिए पूरी तरीके से आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको डायरेक्शन भी चाहिए। बिना डायरेक्शन बताए आप पूरी तरीके से उस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बता सकते। जैसे मान लेते हैं कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे इस क्लास में खड़ा हुआ हूँ, और मान लेते हैं कि मुझे बोला गया कि भाई खान सर जो है वो बेसिकली यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं, क्या उनसे मिल के आओ। अगर तुमने मुझे बस ये इंफॉर्मेशन दी सर 400 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं, तो क्या मैं उनसे मिल लूंगा? क्योंकि यहां से इस जगह से 400 मीटर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नहीं आया समझ? इस जगह से 400 मीटर के खूब सारे पॉइंट है, बहुत जगह 400 मीटर हो सकता है। तो जब तक तुम मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करोगे कि भैया वो बैठे किधर हुए हैं, जब तक तुम मुझे उसका डायरेक्शन नहीं बताओगे और साथ ही साथ तुम मुझे मैग्नीट्यूड नहीं बताओगे, तब तक क्या मैं उन तक पहुंच पाऊंगा? तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको बताने के लिए मुझे दोनों चीजें चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाएगा? वेक्टर। लेकिन ये एक अधूरी डेफिनेशन है वेक्टर की। वेक्टर सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मैग्नीट्यूड दे दिया, डायरेक्शन दे दिया और आपका वेक्टर हो गया, नहीं। ऐसे तो करंट जो है, करंट आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, करंट के पास भी तो डायरेक्शन होता है या नहीं होता? होता है भाई। आपने पढ़ा होगा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे उसी डायरेक्शन में करंट माना जाता है। तो करंट के पास डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब कुछ तो और है जो वेक्टर को डिफाइन करेगा। तो प्लीज ध्यान से सुनिए वेक्टर की डेफिनेशन। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, और उसको ऐड करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक रूल्स का यूज करना पड़े, वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करती हो। वो क्या होते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन? वो बात की बात है, वो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में कि कैसे दो वेक्टर्स ऐड होते हैं। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टोरियल लॉज के अकॉर्डिंग ऐड हो, मतलब वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड हो, और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम्हारे मन में अब ये डाउट आ सकता है कि सर ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या होते हैं। उसके लिए अभी रुको, कल वाली क्लास में उसको भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ये नॉर्मल एडिशन की तरह नहीं होता कि तुमने एक स्केलर क्वांटिटी है 2 की, एक 4 की है, तो टोटल स्केलर क्वांटिटी है वो 6 की हो जाएगी।
ऐसे वेक्टर्स को ऐड नहीं करा जाता। कैसे करेंगे वो बात की बात है, वो देखेंगे। क्या आपको यहां तक की बात क्लियर है? चलिए लिखिए, राइट डाउन। फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स की लिखिए, स्केलर वेक्टर, और स्केलर में जो लिखवा रहा हूं वो लिखो। फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स की, स्केलर वेक्टर, और स्केलर में जो लिखवा रहा हूं वो लिखो। चलिए स्केलर में क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ स्केलर? एनी क्वांटिटी which has only magnitude, which has only magnitude but no direction. एनी क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोल देंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्केलर का? मास, डिस्टेंस, स्पीड, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है, हमने कुछ कुछ क्वांटिटीज का नाम लिख दिया, मास, डिस्टेंस, स्पीड, एटसेट्रा। वेक्टर क्या हो जाएगा? व्हाट इज वेक्टर? एनी क्वांटिटी which has magnitude and direction, magnitude as well as direction, दोनों होने चाहिए, magnitude as well as direction। और एक और कंडीशन होनी चाहिए, क्या? it should follow it should follow vector laws of addition, it should follow vector laws of addition। ये एडिशन के वेक्टर लॉज फॉलो करनी चाहिए। मैं एडिशन के वेक्टर लॉज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी, बताइए। हाँ, स्केलर का एग्जाम्पल करंट हो सकता है, बिल्कुल, तुम चाहो तो लिख दो यहाँ पे, बट करंट को मैं अलग से स्पेसिफाई करूंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारे, खूब सारी क्वांटिटीज हैं जिनको आप वेक्टर्स बोल सकते हैं, खूब सारी क्वांटिटीज हैं जिनको आप स्केलर बोल सकते हैं, बट ये मेजर डिफरेंस है वेक्टर और स्केलर में। लिख लिया यहां तक? डिस्टेंस के पास डायरेक्शन का होता है। डिस्टेंस का मतलब आप कितना चले, आपकी पाथ लेंथ कितनी है चलने की। अब 10 मीटर चलेगी, 50 मीटर चले, वो डिस्टेंस होता है। आप कहाँ चले, अगर वो भी आप बताएंगे तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है। क्या कह रहे हो? वेट, वेट बेटा फोर्स होती है, वेक्टर है। वेट ऑफ द बॉडी इज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। बढ़ जाए आगे। हाँ जी, हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यार करंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। भाई करंट इज अ स्केलर। करंट स्केलर क्यों है, करंट वेक्टर क्यों नहीं है, जबकि करंट के पास डायरेक्शन तो होता है। करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टिल इट इज अ वेक्टर। क्यों वेक्टर, सॉरी, स्टिल इट इज अ स्केलर। क्यों स्केलर है? मुझे एक बात बताओ जरा। अगर मान लेते हैं मैंने तुम्हें बोला एक वायर है ऐसी जा रही है और इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, और एक वायर इधर जा रही है 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये जो वायर इधर जा रही होगी इसमें कितना करंट जा रहा होगा? इतना तो यार, इतनी तो आती होगी 10th क्लास की। इधर 2 एम्पियर आ रहा है, इधर 3 एम्पियर आ रहा है, इधर कितना जा रहा है? इधर 5 एम्पियर जा रहा है भैया। कैसे कैलकुलेट करा? और दो 5। तुमने जो एडिशन करा वो स्केलर एडिशन करा कि वेक्टर एडिशन करा? स्केलर एडिशन करा है। क्या ये जो डायरेक्शंस हैं, ये जो दो डायरेक्शंस हैं, इनके बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है, मान लेते हैं कुछ एंगल थीटा बन रहा है, क्या ये जो आंसर है क्या ये इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है? तो बोलो यार। अगर मैं इन वायर्स को ऐसे दिखाता, अगर मैं इन वायर्स को ऐसे दिखाता कि यहाँ आ रहा है 2 एम्पियर और यहाँ आ रहा है 3 एम्पियर, और यहाँ कितना जाएगा? यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ कितना जाएगा? अभी भी 5 ही आएगा। अगर मैं ऐसे दिखाता, यहाँ आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ आ रहा है 3 एम्पियर, और यहाँ एक वायर है, यहाँ कितना जाएगा? तो 5 एम्पियर जाएगा। तो क्या इन दोनों डायरेक्शंस के बीच जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा था, यहाँ पे 180 बन रहा है, यहाँ पे थीटा कुछ एंगल बन रहा है, क्या ये इस एंगल पे डिपेंड कर रही है इनकी क्वांटिटी? नहीं डिपेंड कर रही। तो ये वेक्टोरियली ऐड नहीं हो रही है। अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि दो वेक्टर्स जब ऐड होते हैं तो उन दोनों डायरेक्शंस के बीच जो एंगल है, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एंगल चेंज होगा तो वेक्टर का एडिशन चेंज हो जाएगा। कैसे होगा वो देखेंगे। ये तो डिपेंड कर ही नहीं रही है, इसी वजह से ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। भले इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर, क्योंकि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो कर रही। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि करंट डज नॉट ऐड, करंट डज नॉट ऐड बाय वेक्टर लॉज। ये नॉर्मल स्केलर की तरह ऐड होता है, ये वेक्टर की तरह ऐड नहीं होता है। इसी वजह से ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं कहलाएगी, ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी? स्केलर। क्या आपको बात समझ में आ गई है? चलिए ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिए जल्दी। ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा बट स्टिल दे विल बी कॉल्ड एज स्केलर। हाँ भाई, बढ़े आगे। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो अगला कंसेप्ट है, अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, सुनिएगा। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्पेस में? तो पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पिक्टोरियल का मतलब किसी बोर्ड पे, किसी किसी कॉपी पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, पिक्चर कैसी बनेगी वेक्टर की? तो भैया हमेशा वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाएगा एक एरो से। किससे रिप्रेजेंट करा जाएगा वेक्टर को? एरो से। यहां पे दो चीजें बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है टेल, और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है हेड।
और इस वेक्टर को बोल देते हैं, हम मान लेते हैं इस वेक्टर को हमने बोल दिया ए वेक्टर, मान लेते हैं कुछ ए या बी कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके ऊपर अगर मैं ये एरो लगा दूंगा तो ये उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और पिक्टोरियली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें एक टेल होगी और एक हेड होगी। डायरेक्शन क्या होगा इस वेक्टर का, क्योंकि किसी भी वेक्टर को बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। दो ही चीजें इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए उससे। तो देखते हैं जरा डायरेक्शन कैसे मिलेगा। तो जब भी आपने इस तरीके से कोई एरो बनाया तो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर किधर की तरफ होगा, इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम टेल टू हेड। किसी भी वेक्टर का, किसी भी ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर से किधर होगा, टेल से हेड की तरफ। तो हम लिखेंगे टेल टू हेड, टेल टू हेड। दूसरी बात, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का, मान लेते हैं मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है। ए वेक्टर बनाओ और उसके ऊपर दो डंडे लगा दो। कभी भी अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना ए वेक्टर का, इसका क्या मतलब होता है, आप ए वेक्टर बनाइए और ए वेक्टर के आगे क्या लगा दीजिए, दो डंडे। इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं इसको, मॉड। हमेशा आपको कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। तुम इसके अंदर कुछ भी डालो, मॉड हमेशा तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर से हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे हमें यह भी पता लग गया कि मैग्नीट्यूड क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, या कई बार अगर तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग डायरेक्टली ए भी लिख देते हैं। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एरो। किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ द एरो। भैया इस एरो की, जो तुमने एरो बनाया उस एरो की तुम लेंथ कैलकुलेट कर लो, तो भी लेंथ निकल के आएगी, वही तुम्हें किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स बनाए, एक वेक्टर ये बनाया ए वेक्टर, और एक वेक्टर मैंने ये बना दिया बी वेक्टर। बताइए अगर मैंने आपसे बोला कि भैया कौन सा वेक्टर बड़ा है, बी वेक्टर बड़ा कि ए वेक्टर बड़ा, बताइए ए वेक्टर बड़ा कि बी वेक्टर बड़ा। एक बात बता दूं आपको, ये पूछना ही गलत है, ये पूछना ही गलत है। कभी भी दो वेक्टर्स कंपेयर नहीं होते। अच्छा मुझे लगा स्टूडेंट। कभी भी दो वेक्टर्स कंपेयर नहीं होते। टू वेक्टर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। कौन कंपेयर होगा, हमेशा उनके मैग्नीट्यूड्स कंपेयर होंगे। तो मैंने आपको बोला बी वेक्टर बड़ा कि ए वेक्टर बड़ा, आप बोलोगे, मैंने अगर बोला कि बी वेक्टर बड़ा कि ए वेक्टर बड़ा, आप क्या बोलोगे, हमें नहीं पता, हमें नहीं आता है। तुम जिस बंदे ने पूछा कि ये बी वेक्टर बड़ा कि ए वेक्टर बड़ा, तुम उसके उसके पास जाके एक स्माइल पास कर देना और बोलना भैया आप ज्ञानी हो, हम तुच्छ प्राणी हैं, हमें नहीं पता है कि बी वेक्टर बड़ा कि ए वेक्टर बड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही उल जलूल है। अरे समझ में आई बात। कभी भी आप कभी भी ये बात नहीं करोगे कि बी वेक्टर बड़ा कि ए वेक्टर बड़ा। हाँ, अगर आपसे बोला जाए कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा, अब बताओ कौन बड़ा। बी का मैग्नीट्यूड बड़ा। क्यों बड़ा, क्योंकि जिसकी लेंथ ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा। मैग्नीट्यूड हमेशा किससे कंपेयर होगा, लेंथ से। समझ में आया। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट अगर मुझसे ये पूछा जाए कि बी वेक्टर बड़ा कि ए वेक्टर बड़ा, अरे मुझे नहीं पता कौन बड़ा। तो वेक्टर्स कभी भी कंपेयर नहीं हो सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए, तो ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है स्पेस में, तो आप टेल टू हेड ज्वाइन कर दीजिए, और टेल टू हेड जो है वो डायरेक्शन दे देगा, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इस एरो की लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या क्लियर है, तो बोलो यार। अच्छा मुझे एक बात और बता दो लास्ट। मान लेते हैं कि ए वेक्टर है और मैंने स्पेस में ये वेक्टर बना दिया। मान लेते हैं ये है मेरा ए वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं 45 डिग्री बना रहा है, इसकी टेल ये है, इसका हेड ये है, ये 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। अब मैंने क्या करा,
मैं इस वेक्टर को उठा के इधर ले गया, यहां पे था ये वेक्टर, वेक्टर यहां पे था, और मैं इस वेक्टर को उठा के इधर ले गया। मैंने ना तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल चेंज करा और ना ही मैंने इसकी लेंथ चेंज करी, बस मैंने वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दिया, बस इधर पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने इधर, या इधर शिफ्ट कर देता हूं, या इधर शिफ्ट कर देता हूं, या इधर शिफ्ट कर देता हूं। मैं स्पेस में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं क्या वेक्टर को? कर सकते हैं? अलाउड है क्या? क्या वेक्टर चेंज हुआ? क्या जब वेक्टर इधर था तो उसकी वैल्यू ए वेक्टर थी, क्या जब ये वेक्टर इधर से घूम के इधर पहुंच गया तो क्या अभी भी ए वेक्टर ही है? पक्का? अभी भी ए वेक्टर ही है? नहीं, वेक्टर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताइए। वेक्टर कैसे चेंज हो सकता है सोचो। या तो एंगल चेंज कर दो, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर इस लेंथ को बड़ा छोटा कर दो। समझ में आ रहा है? अगर तुम लेंथ के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, और अगर तुम डायरेक्शन के साथ भी नहीं कर रहे, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा 45 डिग्री है, चाहे कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, तो अगर ये दो के साथ छेड़खानी नहीं हो रही है तो क्या वेक्टर सेम रहने वाला है? इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो कहीं पे भी, लेकिन कंडीशन ये है ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। अगर आप इस चीज का ध्यान रख रहे हो तो आप वेक्टर को स्पेस में कहीं मर्जी भगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्लियर हुआ? क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है? मैंने इसी वेक्टर को, ये वेक्टर इनिशियली ऐसे था, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते 50 था, और मैं घुमा के इसको ऐसे ले गया, क्या अभी भी इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये 50 था यहाँ पे, अब मैं इसको घुमा के ऐसे रख दिया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अभी भी 50 ही है। नहीं, मैग्नीट्यूड बताओ, क्या मैग्नीट्यूड 50 ही है? हाँ भैया, ये एरो तो उतना ही है ना बेटा, ये 50 तो ये भी कितना, तो क्या ये दोनों वेक्टर बराबर हैं? बोलो बोलो, क्या ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं? क्यों बराबर नहीं है भैया? क्या चेंज हुआ? हाँ, एंगल या डायरेक्शन चेंज हुआ। अरे क्लियर है? तो तब हम नहीं बोलेंगे कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बराबर है, तब ये अलग अलग है भैया। अरे क्लियर हुआ? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो स्पेस में कहीं पे भी, प्रोवाइडेड ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और इसका बहुत बेहतरीन यूज करेंगे, अभी खतरनाक लेवल पे यूज करेंगे। अभी देखते हैं क्या करना है, पहले जल्दी से कॉपी करो, फिर जो लिखवा रहा हूं वो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। इसका मतलब क्या है बेटा? ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, तो अगर तुम्हें सोचना है कि वो कितना बड़ा होगा, तो तुम एरो की लेंथ देख लो, जितनी एरो की लेंथ होगी उसी के प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो बोलते हैं प्रोपोर्शनल।
बढ़ जाए आगे, कर लिया। चलिए नेक्स्ट। अब सुनिएगा, नोट करके वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं भैया, जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या पॉइंट था वो, नोट करके लिख लेते हैं। इफ अ वेक्टर, इफ अ वेक्टर is shifted, if a vector is shifted without changing its magnitude and direction, without changing its magnitude and direction, then there will be, then there will be no effect, there will be no effect on that vector. No effect का मतलब वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, वेक्टर वैसा का वैसा ही है, बस आपने पैरेलल में शिफ्ट कर दिया इस वेक्टर को किसी और जगह पे। अब अगला पॉइंट, हेडिंग डालिए, लिखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, किसको बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, पेन देना, एक पेन दे दो। देखो भाई, मान लेते हैं तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एंगल बताना है दो वेक्टर्स के बीच में। मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये वाला वेक्टर ले लिया मैंने, इसकी टेल इधर और इसका हेड इधर। सुन लो जरा, देख लो सब लोग, इसकी टेल इधर है और इसका हेड इधर है, टेल इधर हेड इधर। एक और वेक्टर ले लो ये वाला, इसकी का हेड इधर और टेल इधर। अरे समझ गए, ठीक है। हेड टेल, हेड टेल, जो टिप है वो हेड है और जो पीछे वाला पार्ट है वो क्या है, टेल है। अब मान लेते हैं स्पेस में ये दो वेक्टर्स रखे हुए थे, एक रखा है ऐसे और एक रखा है ऐसे, कहीं तो रखा हुआ है। तुम्हें इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, एक ऐसे रखा हुआ है एक ऐसे रखा हुआ है, तुम्हें इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो कैसे बताओगे एंगल, सुन लो। अब तुम्हें सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स की किनको ज्वाइन करना है, टेल को। किसको ज्वाइन करना है तुम्हें, दोनों की टेल को ज्वाइन करो। यार टेल को ज्वाइन करने के लिए किसी एक वेक्टर को तो मूव कराना पड़ेगा, करा सकता हूं, करा सकता हूं क्या, क्या नहीं, क्या चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन। और तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो इसको ऊपर उठा के इसकी टेल पे ले आओ, या फिर इसको नीचे लेके आके इसकी टेल पे ले आओ, एक ही बात है, कर सकते हो आप, शिफ्टिंग इज अलाउड। तो मैंने क्या करा, ये वेक्टर इधर था और ये वेक्टर इधर, इसकी टेल को इसकी टेल के साथ जोड़ना है। लेकिन कंडीशन है, ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना इसका चेंज होना चाहिए। ऐसे मत कर देना, टेल जोड़ने के लिए पता लगे यहाँ पे यहाँ लेके आए तो ऐसे कर दिया। ऐसे कर सकते हो क्या, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसी आएगी। तो यार, तो ये इधर वेक्टर ये इधर वेक्टर, अब मैं देखो इनकी टेल से टेल जोड़ ला हूं, टेल से टेल मिला, ये लो भैया टेल से टेल जोड़ दी। अब क्या इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, अच्छा एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, अरे बोलो यार, एक तो इनके बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, एक और भी बन रहा है भैया, ये बड़ा वाला। अगर ये एंगल थीटा, ये कितना, तो 60 माइनस थीटा, अरे मानते हो। लेकिन अपने को कौन सा एंगल लेना है, छोटा वाला। डेफिनेशन ऑफ एंगल बता रहा हूं, कौन सा एंगल कंसिडर करना है, फिर से सुन लो। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टेल से टेल को ज्वाइन करना है। शिफ्टिंग करो, जो करना है करो, पर टेल से टेल को ज्वाइन करो। फिर उसके बाद जो इनके बीच में छोटा वाला एंगल होगा, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अरे समझ में आया। अगर 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 अगर
अगर दोनों के हेड को ज्वाइन करा तो ये वेक्टर ऐसा, ये वेक्टर ऐसा, टेल से टेल ज्वाइन करा तो ये वाला एंगल जो भी बन रहा था दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब मुझे टेल से टेल ज्वाइन नहीं करना, मुझे हेड से हेड ज्वाइन करना है। क्या करूंगा? हेड से हेड ज्वाइन करना है। क्या करूं मैं? इसको पीछे ले जाता हूं और इसको भी पीछे ले आता हूं। ये टेल से टेल, मुझे हेड से हेड ज्वाइन करने हैं। क्या करूं? तो पीछे ले जाओ और इसको भी पीछे ले जाओ, तो हो गए हेड टू हेड टू हेड। बताइए हेड टू हेड के बीच में जो एंगल होगा और टेल टू टेल के बीच में जो एंगल होगा सेम होगा अलग होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अरे बताऊं फिर से, ये टेल टू टेल कितना एंगल बन रहा है? बोले यार। अब देखो ये इधर और ये पीछे, ये वाला एंगल भी क्या सेम बनेगा अलग बनेगा? सेम बनेगा। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक्चुअली में ये कर रहा हूं कि मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली या तो ऐसे बनाया वेक्टर, सुनना जरा ध्यान से, मैं अभी तुम इसमें भी दिखा देता हूं। मैंने एक वेक्टर ऐसे बनाया और एक वेक्टर कैसे बनाया, ऐसे। यहाँ पे मैंने टेल टू टेल ज्वाइन करी है। ये मेरा एंगल कितना है? थीटा। अब देखना जरा मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। मैंने इस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया कहां, और इस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया जहां, और हेड से हेड ज्वाइन कर दिया। तो जो एंगल इनिशियली मेरा टेल से टेल बन रहा था, क्या वही एंगल मेरा हेड से हेड भी बनेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया? तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एंगल मेड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ टू वेक्टर्स या फिर हेड ऑफ टू वेक्टर्स। और लेना कौन सा एंगल? छोटा वाला बड़ा वाला? क्योंकि टेल से टेल ज्वाइन करने के बाद, टेल से टेल ज्वाइन करने के बाद दो एंगल बन रहे हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। कौन सा एंगल लेना है अपने को? अरे पक्का? अब बताओ जरा, ये अभी एंगल दोनों के बीच में एक्यूट बन रहा है कि ऑब्ट्यूज बन रहा है? अब टेल से टेल ज्वाइन करा, दोनों के बीच का एंगल पक्का? पक्का 180 बन रहा है नहीं बन रहा? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 180 से ज्यादा या 180 से कम? गलत, 180 से कम ही रहेगा। क्योंकि जैसे आपने इससे इधर करा वैसे ही छोटा वाला एंगल ये हो जाएगा। अबे लल्लू लाल, जरा बताओ, जरा बताता हूँ। ये कितना है? कितना एंगल है? पक्का? ये एक्यूट, ये ये ऑब्ट्यूज, ये 180 से ज्यादा 180 से कम? बेटा कम ही वाला लेना है। तुम कहोगे कि सर ये तो बढ़ गया, अबे तो ये वाला बढ़ गया तो ये लेंगे ही नहीं, नीचे वाला लेंगे फिर। अब नहीं आया तो मैंने आपसे एक स्टेटमेंट पूछी, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? कितना होगा? समझ में आई बात? मैक्सिमम एंगल दो वेक्टर्स के बीच में कितना हो सकता है? ये हुई ना बात 180। मिनिमम एंगल कितना हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? 0। अरे क्लियर है, पक्की बात है। चलिए लिखिए फिर, लिखिए लो जी, लिखिए भाई, हेडिंग डालो, लिखो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या लिखेंगे इसमें? इफ वी ज्वाइन, if we join the tail of two vectors
then the smaller angle between them, then the smaller angle between the tails of two vector or the heads of two vector is angle between the vectors, is angle between the vectors. आपने क्या करा, आपने दो वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करा या दो वेक्टर्स के हेड को ज्वाइन करा, तो उनको ज्वाइन करने के बाद जो भी उन दोनों के बीच में छोटा वाला एंगल बन रहा होगा, चाहे वो टेल टू टेल का एंगल बनाओ या हेड टू हेड का एंगल बनाओ, वही आपका कंसिडर करा जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. और नोट करके एक पॉइंट लिख लेना कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मैक्सिमम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, between two vectors, maximum angle between two vectors can be 180 डिग्री. दो वेक्टर्स के बीच में लाई करने वाला जो मैक्सिमम एंगल होगा वो 180 हो सकता है, क्योंकि जैसे आप 180 से ज्यादा करोगे तो हम लोग छोटा वाला एंगल लेने लग जाएंगे, और छोटा वाला एंगल आपको पता ही है कि बेसिकली वो क्या होता है, वो 180 से कम हो जाएगा. क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? चलिए, तो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उन एग्जांपल्स में मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. लिख लिया यहां तक? तो जल्दी लिखो, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं इसके. भाई बढ़े आगे. चलिए, आइए मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, आपको मुझे बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. आइए, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. पहला एग्जांपल बहुत सिंपल, एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया. शर्म आ गई है क्वेश्चन लेते हुए, बट चलो ठीक है, ले लेते हैं भैया. 60 डिग्री. ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है. दूसरा, ए वेक्टर बी, आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, याद रखना. बताइए, पहले तो इन्हीं दोनों का बताइए, पहला वाला क्या आंसर होगा? आपको एंगल बताना है ए और बी के बीच में, कितना आंसर होगा? पहला वाला तो साफ साफ दिख रहा है यार, टेल टू टेल ही ज्वाइन कर रखा है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. कितना आएगा? अपना फिजिक्स में इतना बड़ा एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये सब लिखने की बजाय थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं कि एंगल का सिंबल बना दो और आगे लिख दो ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर. ये बात समझ में आई आपके? एंगल ए कॉमा बी, इसका मतलब आप किसके बीच का एंगल निकाल रहे हो? ए और बी के बीच में. अब यहाँ पे तुम बी कॉमा ए लिखो या ए कॉमा बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल दोनों वेक्टर्स का सेम ही रहने वाला है. तो एंगल बिटवीन ए कॉमा बी इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री. इसका पक्का? क्या हेड टू टेल कर सकते हैं? हेड टू टेल, हेड टू टेल अलाउड? टेल टू टेल अलाउड है या टेल टू टेल अलाउड है, तो फिर सर कैसे करें? अरे कुछ नहीं करना है यार, कुछ बहुत सिंपल है भाई, ध्यान से देखो. ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको तो एज इट इज रखो ऐसे, और ये वाला जो ए वेक्टर है, ये भाई को आगे बढ़ा दो. अरे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा दिया, होगी टेल टू टेल ज्वाइन. अब जब बढ़ाया तो लॉजिकली सोच के बताओ, क्या तुम्हें ये वाला एंगल दे रखा था? कितना था ये एंगल? 120 था. बट अपने को ये थोड़ना चाहिए, अपने को तो ये वाला एंगल चाहिए. ये कितना हो जाएगा? क्योंकि टोटल एंगल कितना है पता है सबको? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर? 60 डिग्री है. अबे क्लियर हुआ?
क्या भाई, बढ़िया आ गया आपको, बहुत बढ़िया। एक और बात, चलो अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। अरे क्लियर है यहाँ तक? तीसरा, अरे लिख लेना है यार, लिखने में क्या जा रहा है, लिख लेना बात, पहले समझते चलो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए कॉमा बी? हाँ, चाहे आप हेड टू हेड करो, चाहे आप टेल टू टेल करो, आंसर क्या आएगा? सेम। सेम ही आने वाला है। तुम चाहो तो प्रूव कर लो, ये प्रूव कर लो यार, लो। ये देखो जरा, ये देखना जरा, इसको बढ़ा दिया आगे, तो बोले यार, और इसको कहाँ बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन के बीच में क्या 120 बन रहा था? अगर ये 120 है तो क्या ये भी 120 होगा? तो वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, हेड टू हेड करो चाहे टेल टू टेल करो, उसमें आंसर हमेशा आपका सेम ही रहने वाला है। द आंसर विल बी स्टिल 120 डिग्री। अरे क्लियर है? अब इसका बताओ। ये ए वेक्टर है, गिवन। ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, सी वेक्टर का मॉड बराबर है। इतना जल्दबाजी मत करो, थोड़ा ध्यान से करो। फाइंड एंगल बिटवीन ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी। बोलो। पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है? 60 आएगा, तीसरा वाला 60। बहुत बढ़िया। क्या ये तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है? ये कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बराबर होती हैं? और उनके बीच का एंगल कितना होता है? 60 होता है, तो ये भी 60, ये भी 60, और ये भी 60। अच्छा, ए और सी के बीच का एंगल तो डायरेक्टली 60 दिख रहा है। अरे बोलो यार, ए और सी तो टेल टू टेल ही ज्वाइंट हैं। और बी और सी के बीच का एंगल, ये भी 60 है, क्योंकि ये हेड टू हेड ज्वाइंट है। और ए और बी के बीच का एंगल, अरे बोलो यार, 100। हाँ, क्योंकि ये टेल टू हेड ज्वाइंट है। हमें कौन सा एंगल चाहिए? टेल टू टेल। बोलो यार, क्या मुझे इस वेक्टर को आगे लेके जाना पड़ेगा? और जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो ये मेरा ए वेक्टर हो जाएगा, तो क्या ये वाला और ये वाले के बीच में ये वाला एंगल बनेगा? ये एंगल कितना है? तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तब कर लोगे अब? दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब अगर आपको समझ में आ गया तो एक बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, बट उससे पहले आप कॉपी कर लो, नहीं तो आपकी आत्मा बाहर निकल आएगी। करिए। चलो प्राणियों।
बढ़े आगे। देखिए, हो गया। इसका बताइए आंसर, लास्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है। ये बेटा तबाही है, तबाही। अरे भाई अब तुम्हारा थोड़ा टेस्ट भी तो करेंगे ना, अच्छा अच्छा बढ़िया, मजे भी लिए जाएंगे फिर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सारे वेक्टर को पकड़ पकड़ के उनकी पूछ से पूछ मिला दो और एक नया डायग्राम बनाओ। टेल से टेल मिलाओ और सारे वेक्टर्स की टेल से टेल मिला दो, अपने आप सब आंसर आ जाएंगे। आपको हिंट दे दी गई है, अब देखते हैं आप कितना सोचते हैं। पहला तो बहुत सिंपल है बे। क्या ए और सी के बीच में कितना है? गलत है। ए और सी के बीच में गलत है। ए और सी के बीच में कितना है? गलत है। ए और सी के बीच में गलत है। सी साइड करेक्ट। अरे भैया थोड़ा लिख लो, इतना मत बनो अपने आप को, नहीं हो तुम इतने शातिर। लिख लो, बना लो डायग्राम, जो बोला है कर लो। तुम नहीं हो शातिर इतने जितना तुम अपने आप को सोचते हो। कितनी बार प्रूव करूं मैं तुम्हें, है? बनाओ यार, जो तुम्हें तरीका बताया वो यूज करो ना, वो मैंने जो बताया आपको कि कैसे भी करके इन सबको टेल टू टेल ज्वाइन करो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, आएगा आंसर।
ए और सी के बीच का, गलत। ए और सी के बीच का कितना, 120, गलत। 90, गलत। 30 आएगा, 30। इसका बताओ ए और डी का, ए और डी का 30 आएगा, बहुत बढ़िया। बी और डी का, बी और डी, बी और डी का भी 30 आ रहा है, बहुत बढ़िया। सी और डी का, चलिए करते हैं, चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। सुनना, मैंने तुम्हें क्या बोला था, अब यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स आ गए, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए इसमें। करना क्या है इसमें, तरीका क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमेशा जब भी आपको वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करना है, टेल से टेल ज्वाइन करनी है। पहले टेल से टेल ज्वाइन करते हैं सबकी। ले भाई, ए वेक्टर को इधर लाए और इधर लाके रख दिया, ठीक है भाई। फिर लाए बी वेक्टर को, टेल से टेल मिला दी, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। फिर लाए सी वेक्टर को, फिर लाए डी वेक्टर को। बन गए सारे वेक्टर्स। कौन सा है, सी। ये कौन सा है, डी। अब जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। ए वेक्टर एक्स एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टल में है, ये एंगल कितना, दिख रही है ये चीज, ये एंगल है 60, ये एंगल 60 है। बी और सी कितना, बी और सी कितना, अबे 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है साफ साफ, ये देखो। तो ये वाला जो टोटल एंगल है ये 90, चलो ठीक है, बाद में मार्क कर लेंगे। ए और डी, ये ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल में है, क्या हॉरिजॉन्टल के साथ डी वेक्टर 30 डिग्री बना रहा है, ये कितना, ये कितना, अबे टोटल 60 है ना, ये 30 है, ये भी कितना, ये कितना, ये 90। अच्छा ये टोटल 90 है और ये 60 है, टोटल 90 है, तो ये कितना, समझ गए। अब कौन सी बड़ी बात है, चलो शुरू हो जाते हैं। एंगल ए कॉमा बी के बीच क्या दिख रहा है, ए और बी के बीच में 60, ए और सी के बीच में, ए और सी, ए इधर सी इधर, कितना दिख रहा है, 30। ए और डी के बीच में, ए और डी 30, और कौन सा था, बी और डी, बी और डी के बीच में, बी और डी, बी डी 30, सी और डी, सी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर, सी किधर है इधर, डी किधर है इधर, ये 30, ये 30, कितना 60, ये आंसर। अबे क्लियर है, पक्का, ये पक्की बात है, ये समझ में आया। तो कभी भी अगर आपको किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेल से टेल मिलानी पड़ेगी, या हेड से हेड मिला दो, जनरली टेल से टेल मिलाई जाती है। टेल से टेल मिलाएंगे, टेल से टेल मिलाने के बाद जो भी एंगल होगा छोटा वाला वही कंसिडर करा जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या आपको ये बात समझ में आई है, अरे बोलो यार, पक्की बात है। आपका काम तो होमवर्क दिया था, प्लीज वो करके आइएगा, कल की क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि कल वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, खतरनाक लेवल पे चीजें डिलीवर करी जाएंगी, आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। पढ़ लीजिए,
मैं सही बात बता रहा हूँ, बहुत रोगे आगे जाके। नहीं रोना तो पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।